हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में संस्कृत का जो तीसरा चैप्टर है अलस कथा, इसका संपूर्ण हिंदी अर्थ हम आपको बताएंगे। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो संस्कृत से क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वो हिंदी में आते हैं, तो इस चैप्टर को हिंदी में पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आप हिंदी में पढ़ लेते हैं, इसका अर्थ काफी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप लोग 100% बना के आ जाइएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार का लिंक आएगा, लिंक को दबा के आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। और जो भी बच्चे अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए क्लास को यहां पे हम शुरू करते। देखिए, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है ना बाबू संस्कृत का, वो हिंदी में ही आता है। तो हिंदी में आपको समझना काफी ज्यादा इस पार्ट को जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हिंदी में ही पूछेगा प्रश्न। तो हिंदी में हम आपको समझा देते हैं इस चैप्टर को काफी अच्छी तरीके से, और जहां जहां से ऑब्जेक्टिव बनेगा वो भी हम आपको बता देंगे, और जहां जहां से सब्जेक्टिव बनेगा वो भी हम आपको बता देंगे। तो चलिए हम लोग अलस कथा पाठ को यहां पे पढ़ेंगे। अय पाठ विद्या यहां पे लिखा गया है संस्कृत में, ठीक है। इसका हिंदी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपका हिंदी में आता है। तो देखिए लिखा गया है कि यह पाठ, अय पाठ का मतलब होता है यह पाठ, विद्यापति रचित कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का अंश विशेष है। अब यहां पे ये बोला जा रहा है कि जो अलस कथा पाठ है ये विद्यापति ने लिखा है, इनके द्वारा रचित है, यानी विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। और ये जो अलस कथा पाठ है एक पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है, यानी पुरुष परीक्षा से लिया गया है। अब यहां पे बाबू बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन एक लाइन से देखिए कितना ऑब्जेक्टिव आएगा। पहला क्वेश्चन पूछ देगा कि जो अलस कथा पाठ है इसके लेखक कौन है। तो अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है जो अलस कथा पाठ है इसके लेखक हैं विद्यापति, ठीक है। और जो अलस कथा पाठ है ये किस किताब यानी किस ग्रंथ से संकलित है या किस ग्रंथ से लिया गया है, तो अलस कथा पाठ जो है ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है। आपको याद रहेगा ना, बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि अलस कथा पाठ किसने लिखा है, तो विद्यापति। अलस कथा पाठ जो है वो किस ग्रंथ से लिया गया है, तो ये पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, पुरुष परीक्षा कथा ग्रंथ में मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है और दोषों को दूर करने की शिक्षा दी गई है। यानी जो पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है ना, ये बड़ा सा ग्रंथ है पुरुष परीक्षा ग्रंथ। इसमें मानवीय जो गुण है ना उस पे प्रकाश डाला गया है कि मानव के कौन कौन से गुण होने चाहिए, ठीक है ना। और जो अवगुण है उसको हटाने का मतलब, अवगुण जो होता है, एक होता है गुण, एक होता है अवगुण। अवगुण खराब होता है, तो अवगुण को कैसे दूर करेंगे, ठीक है ना, यानी दोष को कैसे हम दूर करेंगे वो भी इसमें दिया गया है, ठीक है ना। कि इसमें देखिए दोनों चीज दिया गया है कि मनुष्यों में कौन कौन से गुण होने चाहिए, अगर किसी में खराब गुण है तो उसको दूर कैसे करेंगे, उसका भी उपचार किस में दिया गया है, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में दिया है। तो यहां पे हम एक पैराग्राफ हम आपको समझाएं, इसमें मेनली आपका यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि पुरुष पर यहां पे जो अलस कथा पाठ है इसके लेखक कौन है, तो विद्यापति हैं, ठीक है। अलस कथा पाठ जो है वो कहां से लिया गया है, तो ये किस ग्रंथ से संकलित किया गया है, तो पुरुष परीक्षा से, ठीक है ना। पुरुष परीक्षा में जो है बाबू मानवीय गुणों के बारे में बताया गया है, और जो दोष है उसको कैसे दूर करेंगे ये भी बताया गया है। आगे चलिए, आगे लिखा गया है विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे और अनेक संस्कृत ग्रंथों के निर्माता भी विद्यापति थे। यानी जो विद्यापति थे ना ये लोकप्रिय, यानी लोकप्रिय का मतलब होता है फेमस, फेमस जो है ना मैथिली कवि भी हैं, ठीक है ना। तो जो विद्यापति हैं ये मैथिली के बाबू एकदम लोकप्रिय यानी फेमस कवि भी हैं, और मैथिली भाषा के ज्ञाता भी हैं, और मैथिली के साथ साथ ये संस्कृत में अन्य ग्रंथों का भी निर्माण किए हैं, अन्य ग्रंथ भी लिखे हैं। यानी ये देखिए मैथिली में भी लोकप्रिय हैं और संस्कृत में भी लोकप्रिय है, ये दोनों भाषा को जानते हैं। चलिए अब आगे लिखा गया है उनकी विशेषता संस्कृत विषयों में बहुत है। प्रस्तुत पाठ में आलस्य दोष है, इस आलस्य दोष है, इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार लोग आलस्य को शत्रु मानते हैं, और इस बोला गया है कि जो विद्यापति जो हैं वो
विद्यापति जो है ना वो संस्कृत में ज्यादा रुचि रखते हैं, ठीक है ना, संस्कृत विषय में भी ज्यादा रुचि रखते हैं। वो तो मैथिली के विद्वान कवि हैं, उन्हें मैथिली कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि मैथिली कोकिला के नाम से किन्हें जानते हैं, तो मैथिली कोकिला के नाम से किन्हें जानते हैं, तो विद्यापति के नाम से जानते हैं। विद्यापति को जानते हैं मैथिली कोकिला के नाम से। जो विद्यापति हैं ये संस्कृत के विद्वान थे ही, साथ में ये मैथिली के भी विद्वान थे, इन्हें मैथिली कोकिला कहा जाता है, आपको याद रखना है। और जो ये अलस कथा पाठ है इसमें किस दोष के बारे में बताया गया है, बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि अलस कथा पाठ में किस दोष के बारे में बताया गया। तो अलस कथा पाठ में आलस्य यानी आलसी लोग जो होते हैं ना, काम वाम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं दिन भर, वैसे जो आलस्य दोष है ना उसको इस पाठ में दिखाया गया है। इसे साबित करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा, व्यंग्यात्मक यानी ताना मारने वाला कथा प्रस्तुत किया गया है, यानी आलस को सिद्ध करने के लिए, ठीक है ना, एक व्यंग्यात्मक कथा मतलब प्रस्तुत किया गया है। और जो नीतिकार लोग होते हैं यानी जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वो आलस्य को क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं। तो यहां पे बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, यानी जो विद्वान लोग होते हैं, जो मेहनती लोग होते हैं, वो आलस को क्या मानते हैं, तो आलस को शत्रु मानते हैं, आलस को दुश्मन मानते हैं। वो लोग आलस के चक्कर में नहीं पड़ते, जो काम होता है वो फटाफट करते हैं, ठीक है ना। तो जो नीतिकार लोग होते हैं यानी जो मेहनती होते हैं, विद्वान होते हैं, वो आलस को शत्रु मानते हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि आलस कथा जो है वो किस प्रकार की कथा है, तो आलस कथा जो है बाबू ये किस प्रकार की कथा है, तो ये व्यंग्यात्मक कथा। अब यहां से ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिए कितना आपसे ऑब्जेक्टिव इस पैराग्राफ से पूछ सकता है। सबसे पहले आपसे पूछ देगा कि मैथिली कोकिला के नाम से किन्हें जानते हैं, कौन ऐसे कवि हैं जो मैथिली में भी विद्वान थे। तो मैथिली में कौन विद्वान थे, तो आपको याद रखना है विद्यापति, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि आलस जो अलस कथा पाठ है, देखिए आलस नहीं अलस कथा, आपको ध्यान में रखना है। अलस कथा जो पाठ है इसमें किस दोष के बारे में बताया गया है, तो अलस कथा पाठ में आलस्य दोष के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि जो अलस कथा है यानी जो अलस कहानी है ये किस प्रकार की कथा है, तो अलस कथा जो है बाबू एक व्यंग्यात्मक यानी ताना मारने वाला कथा है, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, शत्रु। या क्वेश्चन आपसे उलट के भी ऐसे पूछ देता है कि आलस्य को शत्रु कौन मानते हैं, ऐसे उल्टा भी पूछ देता है आलस्य को शत्रु कौन मानते हैं, आलस को दुश्मन कौन मानते हैं, तो आपको याद रखना है नीतिकार लोग। जो नीतिकार लोग होते हैं ना वो आलस्य को शत्रु मानते हैं। तो दोनों बगल से ऑब्जेक्टिव आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलिए, आगे लिखा गया है मिथिला में बीरेश्वर नामक एक मंत्री था। अब देखिए मिथिला जो है ना बिहार में है, मिथिला क्षेत्र है। मिथिला में बाबू कहां, तो आपको याद रखना है मिथिला में बीरेश्वर नामक एक मंत्री था। अब ये 3 टिक लगाए हैं ना, तीनों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा मिथिला के मंत्री कौन थे, सबसे पहले क्वेश्चन पूछ देगा मिथिला के मंत्री कौन थे, तो मिथिला के बाबू मंत्री कौन थे, बीरेश्वर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ देगा बीरेश्वर कौन थे, तो बीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे, तो बीरेश्वर कौन थे, मंत्री थे। अगला क्वेश्चन दे देगा कि मंत्री बीरेश्वर कहां के थे, बीरेश्वर कहां के मंत्री थे, तो बीरेश्वर बाबू कहां के मंत्री थे, तो मिथिला के थे। तो ये सब आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिथिला में बीरेश्वर नामक एक मंत्री था, यानी मिथिला में बीरेश्वर नामक एक मंत्री थे। वह स्वभाव से दानी और दयावान थे, वो स्वभाव से कैसे थे, दानी और दयावान था। दानी यानी किसी को दान पुण्य करने वाला, यानी अगर धन ज्यादा है तो गरीबों की मदद करना, ठीक है ना। और दयावान यानी कोई भी अगर आके दुख सुनाएगा तो उस पे मोहा जाना, उसे बोलते हैं दयावान। अगर कोई आके बोल दिया कि मेरे पिताजी गुजर गए, क्रियाक्रम के लिए पैसा नहीं है, तो दयावान थे, ठीक है ना, दया आ जाता था उनको और पैसा उठा के दे देते थे, वो लोग क्रियाक्रम कर लेते थे, ठीक है ना। दानी भी थे और दयावान भी थे। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि जो मिथिला के मंत्री बीरेश्वर हैं, ठीक है ना, वो कैसे आदमी थे, तो मिथिला के मंत्री जो बीरेश्वर थे बाबू कैसे आदमी थे, तो मिथिला के जो मंत्री थे वो दानशील और दयावान थे, यानी दानी और दयावान थे, ठीक है। आगे चलिए, वह संकटग्रस्त तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देता था, यानी जो मिथिला के मंत्री थे बीरेश्वर संकटग्रस्त, यानी मान लीजिए किसी के घर में भूखमरी आ गया, बीमारी आ गया, उसके परिवार लोग मर गए या बाढ़ में डूब के मर गए, या मान लीजिए कहीं कुछ हो गया, ठीक है ना, गुंडा चोर डाकू मार दिया, संकट के समय में मान लीजिए बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, उस समय में
या अनाथ लोग, जिनके अनाथ लोग किसे बोलते हैं, जिसके माता पिता नहीं है, संकट में यानी कोई लोग अगर मुसीबत में है, या कोई लोग जो अनाथ है, उसको क्या करते थे बाबू, ये प्रतिदिन यानी रोजाना वो इच्छा भर भोजन देते थे। इच्छा भर यानी भर पेट, यानी जितना आपको खाना है उतना खाइए, कोई भी रोक टोक नहीं है। तो यहां पे लिखा गया है कि जो मंत्री बीरेश्वर थे ये बहुत ही दानशील और दयावान थे। अगर किसी के घर पे संकट टूट पड़ा, यानी बहुत ही वो संकट में फंस गया, या कोई अनाथ बच्चा है या अनाथ औरत है या कोई भी अनाथ आदमी है, उसको क्या करते थे, प्रतिदिन इच्छा भर यानी भरपेट भोजन ये देते थे। वह आलसियों को भी अन्न और वस्त्र दिया करते थे। जो मिथिला के मंत्री थे वो क्या करते थे, आलसियों को भी क्या देते थे, अन्न। अन्न का मतलब अनाज और वस्त्र का मतलब यहां पे कपड़ा। यानी देखिए जो मिथिला के मंत्री थे कितना दयावान थे। जो आलसी लोग होते, जो कुछ नहीं करते, दिन भर एक जगह पे पड़े रहते हैं, वो लोग आलसी लोग हैं। आलसी लोगों के लिए भी ये क्या करते थे, अन्न देते थे, यानी चावल, अनाज, आटा, गेहूं जो भी देते थे, मतलब अन्न भी देते थे खाने के लिए, और वस्त्र भी देते थे, कपड़ा भी देते थे। अब जान लीजिए कितना दयावान आदमी थे। संकटग्रस्त आदमी का भी मतलब सेवा करते थे, उनको इच्छा भर भोजन देते थे। अनाथ लोग जो है उनको भी भोजन कराते थे, और जो आलसी लोग हैं जो ऐसे ही दिन भर पड़े रहते हैं उनको भी ये भोजन देते थे, अन्न देते थे और वस्त्र देते थे, कपड़ा देते थे। अब यहां से बाबू क्वेश्चन आएगा कि मिथिला के मंत्री कौन थे। तो मिथिला के बाबू मंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना है मिथिला के मंत्री बीरेश्वर थे। बीरेश्वर, अगला क्वेश्चन पूछ देगा बीरेश्वर कहां के मंत्री थे, तो बीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। मिथिला में बीरेश्वर कौन थे, तो मिथिला में बाबू बीरेश्वर कौन थे, तो बीरेश्वर मंत्री थे। ये सब आपको याद रखना है। बीरेश्वर का स्वभाव कैसा था, तो जो मिथिला के मंत्री बीरेश्वर थे उनका जो स्वभाव था बाबू ये कैसा था, दानशील और दयावान। अगला क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन संकटग्रस्त तथा अनाथ लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर भोजन देते थे। कौन देते थे, संकट में फंसे हुए लोगों को और अनाथ लोगों को इच्छा भर भोजन कौन देते थे, तो आपको याद रखना मंत्री जो है बीरेश्वर। कौन जो है वो आलसियों को अन्न और वस्त्र देते थे, तो आलसियों को भी अन्न और वस्त्र कौन देते थे, तो जो मिथिला के मंत्री बीरेश्वर थे वो देते थे। तो ये सब आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन है निर्गति यानी दुखी मनुष्यों में पहला स्थान आलसियों का ही होता है। यानी निर्गति लोगों में यानी दुखी लोगों में पहला स्थान कौन सा होता है, यानी जो सब लोग दुख में होता है ना, कि मेरे ऊपर ये हो गया है, मेरे पिताजी नहीं है, मेरे माताजी नहीं है, मेरे घर में पैसा नहीं, ये सब क्या है, दुख है। और दुखों में सबसे पहला स्थान किसका है, तो आपको याद रखना है आलसियों का। तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, यानी सबसे ज्यादा दुख किसे है, तो आलसियों का है। जो आलसी लोग हैं ना उनको सबसे ज्यादा दुख है, ठीक है ना, ये आपको यहां पे लिखा गया है। निर्गति लोगों में पहला स्थान कौन सा है, आलसी। यानी दुखी लोगों में सबसे एक नंबर पे दुखी रहने वाला इंसान कौन है, तो आलसी है। तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है निर्गति मनुष्यों में पहला स्थान किसका है, यानी निर्गति लोगों में पहला स्थान किसका है, दुखी लोगों में पहला स्थान किसका है, तो आपको याद रखना पड़ेगा आलसी लोगों का, ठीक है ना। जो आलसी लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही दिन भर पड़े रहते हैं, दुखी लोगों में उनका पहला स्थान है। इनका मुख्य सिद्धांत भूखे रहना अच्छा है लेकिन कोई काम करना नहीं। यानी जो आलसी लोग हैं ना इनका यही सिद्धांत है, भले भूखे रह जाइए लेकिन कोई काम ना करिए, दिन भर पड़े रहिए, कोई काम ना करिए, ठीक है ना। भोजन कहीं से आ गया फिर खाइए, फिर वहीं पे सो जाइए। जो आलसी लोग होते हैं ना इनका मुख्य सिद्धांत होता है भले भूखे मर जाएंगे लेकिन कोई भी काम नहीं करेंगे। अर्थात आलसी लोग पेट की आग सह लेते हैं परंतु परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। जो आलसी लोग होते हैं वो भूखे मर जाते हैं। आप लोग गांव में भी देखे होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमाने नहीं जाते हैं, वो दिन भर घर पे ही रहते हैं, भले एक टाइम खाएंगे दो टाइम नहीं खाएंगे लेकिन वो घरे पे रहते हैं, ठीक है। तो वैसे लोग क्या है बाबू, आलसी। आपको याद ना, लिखा गया है कि जो आलसी लोगों का सिद्धांत है ना वो भूखे पेट रह जाएंगे लेकिन परिश्रम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, यानी पेट की आग सह लेंगे लेकिन काम करना वो नहीं चाहेंगे। तो अब यहां पे क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि निर्गति लोगों में पहला स्थान किसका है, यानी दुखी लोगों में पहला स्थान किसका है, तो दुखी लोगों में यानी निर्गति लोगों में पहला स्थान आलसियों का है। अगला क्वेश्चन पूछ देगा कौन भूखे रहना पसंद करता है, परिश्रम करना नहीं चाहता है। तो कौन बाबू भूखे रहना पसंद करेगा, परिश्रम नहीं करना चाहेगा, तो आपको याद रखना है आलसी। जो आलसी लोग हैं ना भूखे रहना पसंद करेंगे लेकिन परिश्रम नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आलसी व्यक्ति को वहां खूब धन लाभ सुनकर बहुत से तोंद बढ़े लोग जमा हो गए। अब यहां पर देखिए, अब लिखा गया है कि इसके बाद अब आगे क्या हुआ कि जो मिथिला के मंत्री बीरेश्वर थे वो आलसी लोगों को क्या किए, एक आलसशाला बना दिए, घर बना दिए, बोले कि तुम लोग जाओ आलसशाला में रहो। उनको क्या किए,
प्रतिदिन भोजन कराने लगे और कपड़ा भी देने लगे। अब ये जब बात हल्ला हुआ कि भाई अब वहां पे कुछ करना नहीं है, जाके वहां पे सोए रहना है आलसियों की तरह, आपको खाना भी मिल जाएगा और आपको क्या हो जाएगा, कपड़ा भी मिल जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है। और लोग तो मेहनत करके पैसा कमाते हैं, अब बिना मेहनत का वहां पे क्या हो रहा है, खाना पीना सब मिल रहा है, कपड़ा लाता। तो बहुत मतलब बहुत सारा व्यक्ति जो है खूब धन, मतलब ऐसे लोभ वाला बात सुन के जिनका तोंद बढ़ा हुआ है, यानी जिनका पेट बढ़ा हुआ है खाते खाते, ठीक है ना, वो तोंद बढ़े हुए लोग जो है ना वो धीरे धीरे जामा होने लगे। तोंद बढ़ा हुआ है नहीं, वो आलसी नहीं है, लेकिन वो क्या है बाबू, बनावटी आलसी है, ठीक है ना। जो बनावटी आलसी है ना, वो क्या हुआ, आलस साला में पहले एक लोग थे, तो फिर सुना एगो, तो फिर एगो और आ गया, फिर ऐसे ही जितना हल्ला होते गया कि वहां पे मुफ्त में बस आलसी बनने का नाटक करना है और जाके आलस साला में सोना है, खाना भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा। तो ऐसे बहुत ही बड़े बड़े तोंद वाले लोग क्या हो गए, आलस साला में आके जुटने लगे, ठीक है। चलिए, सुविधाजनक स्थिति को देखकर सभी लोग उसे प्राप्त करना चाहते हैं। कौन ऐसा जीव है जो अपने जाति का सुख देखकर नहीं दौड़ता है, अर्थात सभी कोई अपने जाति का सुख देखकर आकृष्ट होता है। अब यहां पे बोला गया है कि कौन ऐसे लोग हैं जो सुख के पीछे नहीं भागते हैं। हम लोग भी क्या है बाबू, सुख सुविधा के पीछे ही भाग रहे हैं। हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ लिख के अच्छा आदमी बनेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, घर में सुख सुविधा होगा, ठीक है ना। अच्छा आदमी बनेंगे, ठीक से रहेंगे तो घर में सुख सुविधा रहेगा। तो सारा लोग का बस क्या है, जहां भी सुख देखिए वहां क्या हो जाइए, पीछे उसके लग जाइए कि जैसे भी हो वैसे हमें सुख मिलना चाहिए। तो वैसे ही क्या हुआ कि जैसे ही मिथिला के मंत्री बीरेश्वर ने आलसी लोगों को पेट भर भोजन खिलाने लगे, अन्न वस्त्र देने लगे, कपड़ा देने लगे, उनके लिए घर बना दिए, तो जितने भी आसपास के जो मतलब कम आलसी लोग थे, ये सुने कि भाई वहां पे तो फ्री में खाना मिल रहा है, फ्री में वस्त्र मिल रहा है, कुछ करना नहीं है, दिन भर सोना है। तो बहुत से तोंद बढ़े हुए लोग क्या हुए, इस लालच में आके आलस साला में भर गए, ठीक है ना, जमा हो गए ढेर सारे लोग। बाद में आलसियों का सुख देकर धूर्त भी बनावटी आलस दिखाकर भोजन करते थे। बाद में क्या हुआ कि देखे कि भाई आलसी बस नाटक, यहां पे लोग जमा होने लगे धीरे धीरे, और देखे कि बस क्या करना है, आलसियों की तरह नाटक करना है, दिन भर सोना है, और जब खाना है तो खा लेना है, कपड़ा है तो पहन लेना है। तो ऐसे ही जो धूर्त थे ना, धूर्त मतलब बनावटी आलसी, धूर्त यानी जो बनावटी आलसी थे ना, वो भी क्या किए कि आलसियों की तरह बन गए, आलस अपना दिखाकर ये भी क्या करने लगे, भोजन ग्रहण करने लगे, यानी भोजन जो है ना खाने लगे। यानी जो धूर्त हैं ये नकली आलसी बनकर, आलसियों की तरह बनकर, ये भी जो धूर्त लोग थे यानी जो बनावटी आलसी थे, ये भी क्या हो गए, अपना भोजन ग्रहण करने लगे। इसी बीच आलसियों पर अधिक खर्च देखकर राजपुरुषों के द्वारा विचार किया गया कि बुद्धि से हीन पर दया करने के स्वामी द्वारा केवल आलसियों की सुविधाएं दी जाती है। कपट से आलसहीन भी वस्तु पाते हैं, यह हमारे आलस्य हैं। अब यहां पे लिखा गया है कि यहां पे अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो आलसी लोग हैं ना, वो आलस साला में आके जमा होते गए। मान लीजिए पहले एक आदमी था तो एक आदमी को खाना खिलाना पड़ता था, फिर 10 आदमी हो गया तो फिर 10 आदमी को डेली खाना खिलाना पड़ा, फिर 50 आदमी हो गया तो 50 आदमी का डेली खाना खिलाने पड़ गया। अब इसी तरह क्या हो गया, 100 हो गए, 150 हो गए, 200 हो गए, बहुत सारे आलसी जो है ना, आलसी नहीं थे, बनावटी आलसी आके रहने लगे। अब क्या हुआ, जो मंत्री बीरेश्वर थे इन पे पैसा का ज्यादा खर्च आने लगा, भाई ज्यादा पैसा लग गया। अब जो राज्य के जो कर्मचारी थे ना, वो एक निर्णय लेते हैं और बोलते हैं इन आलसियों का परीक्षा लिया जाए, क्योंकि हमें लग रहा है कि इसमें बहुत सारे बनावटी आलसी हैं, जो आके इसमें रह रहे हैं वो आलसी नहीं है, लेकिन बनावटी आलसी हैं, वो क्या कर रहे हैं, आके आलसाला में बैठ गए हैं और अब भोजन ग्रहण कर रहे हैं। हमें अब क्या करना चाहिए, बहुत ही पैसा लग रहा है, आलसियों की परीक्षा ली जानी चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, इसीलिए उन आलसहीनों की जांच की जाए, ऐसा विचार कर सोए अवस्था में आलसियों के घर में आग लगाकर जांचा जाता है। अब क्या हुआ कि जो लोग जो आलस साला के जो भी कर्मचारी थे, यानी जो आलस साला यानी आलसियों का जो घर था, जितने भी देखभाल करने वाले कर्मचारी थे, उन लोगों के मन में विचार है भाई पैसा बहुत ज्यादा लग रहा है, अब क्या किया जाए। तो उसी में से कोई आइडिया दिया कि भाई इसका जांच किया जाए। तो जांच कैसे किया जाएगा, तो एक उसी में से आदमी बोलता है कि जब सब लोग सोया रहेगा तो क्या किया जाएगा, इस घर में आग लगा दिया जाएगा, ठीक है, आग लगा दिया जाएगा। तो सबने बोला ठीक है आग लगा दिया जाएगा।
तो जब सब आलसी सो रहे थे, सोए अवस्था में, यानी जब सब आलसी खा पी के मौज मस्ती में आराम से सो रहे थे, तभी आलसशाला में क्या कर दिया गया, आग लगा दिया गया। ठीक है ना। तो यहां पे बोर्ड एग्जाम में आता है कि आलसशाला में आग किसने लगाया, तो आलसशाला में बाबू आग किसने लगाया, आलसशाला के कर्मचारियों ने। ठीक है, ये आपको याद रखना, आलसशाला में आग कौन लगाया था, तो जो आलसशाला के देखभाल करने वाले लोग थे वही आलसशाला में आग लगाए थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछ देगा कि आलसशाला में आग क्यों लगाया गया, तो आलसशाला में आग इसीलिए लगाया गया ताकि असली जो आलसी है उनको पहचाना जा सके। ठीक है ना, और जो नकली आलसी है उसको भी पहचाना जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा कि आलसशाला में आग कब लगाया गया, तो आलसशाला में आग कब लगाया गया, तो जब सब लोग सो रहे थे, सोए अवस्था में आलसशाला में आग लगा दिया गया। इसके बाद घर में लगे आग को बढ़ते हुए देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। अब क्या हुआ कि घर में जब सभी लोग देखे, अरे बाप रे, तो घर में आग लग गया, तो सारे धूर्त लोग जो है ना, धूर्त लोग यानी जो बनावटी आलसी जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, आग को देखते हैं और घर से निकल के दौड़ के भाग जाते हैं। अब पता लग जाता है भाई जो आलसी है वो हिलता भी नहीं है, ये लोग घर छोड़ के भाग गए, आलसशाला छोड़ के भाग गए, यानी ये क्या है, आलसी नहीं है, ये लोग बनावटी आलसी है। अब क्या हुआ, घर में आग लगा तो जो बनावटी आलसी है वो आग को देखकर भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए, और कुछ मतलब इससे और ज्यादा आलसी थे वो भी कुछ आलसी लोग छोड़ के घर को भाग गए। ठीक है ना, तो लोग सब जो मतलब आलसी नहीं थे वो क्या किए, घर छोड़ के भाग गए। ठीक है, चलिए अब यहां पे बाबू इसमें और क्वेश्चन आता है कि आग को देखकर कौन भाग गए, तो आग को देखकर बाबू कौन भाग गए, तो धूर्त लोग। धूर्त लोग यानी जो बनावटी जो आलसी थे वो घर में लगी आग को देखकर क्या हो गए, भाग गए। ठीक है, आगे चलिए। 4 व्यक्ति वहीं सोए थे, देखिए पूरा आलसशाला खाली हो गया, लेकिन 4 जो व्यक्ति थे वहीं पे सोए थे, यानी यही जो 4 थे वो वास्तविक आलसी थे, एकदम असली आलसी थे। देखिए सभी लोग आग को देख के घर छोड़ के भाग गया, यानी जितना बनावटी आलसी था वो घर छोड़ के भाग गया, लेकिन जो 4 सच में आलसी थे वो वहीं पे सोए रह गए। अब यहां पे बोर्ड एग्जाम में आएगा कि अलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, यानी जो सच में आलसी थे वो कितने थे, तो सच में जो आलसी थे बाबू वो कितने थे, 4 थे, और वही 4 जो है ना सोए रहे और परस्पर बातें कर रहे थे। अब यहां भी क्वेश्चन आता है कि जब आलसशाला में आग लगा तो जो 4 सच में आलसी थे वो क्या कर रहे थे, तो जो 4 सच में आलसी थे वो परस्पर बातें कर रहे थे। ठीक है ना, वो भाग नहीं रहे थे, सारा लोग आग देखकर भाग गया, लेकिन ये चारों जो आलसी वो हिल डोल नहीं रहा है, उसी में सोए रह रहा है। ठीक है ना, एक ने कपड़े से मुंह ढककर बोला, पहला जो आलसी वो कपड़ा से ऐसे चादर ओढ़ा हुआ है और मुंह ढक के बोल रहा है, अरे ये हल्ला कैसा, पहला आलसी बोलता है कि अरे भाई ये हल्ला कैसा हो रहा है, वो आंख ढका हुआ है। दूसरे ने कहा लगता है इस घर में आग लगी। जो 4 आलसी है ना वो आपस में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो जो पहला आलसी है ना वो बोल रहा है अरे ये हल्ला कैसा है, वो चादर से ढका हुआ है अपने आप को और उसको दिख नहीं रहा है, तो बोल रहा अरे ये हल्ला कैसे हो रहा है, तो दूसरा बोल रहा है लगता है इस घर में आग लग गया। तीसरा ने कहा कि कोई भी ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्रों या चटाई से हम लोगों को ढक दे। अब तीसरा आलसी बोलता है क्या कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो क्या करे, मुझे भीगे वस्त्रों से ढक दे या चटाई से ढक दे ताकि हम लोग आग से इस बच सके। ये लोग घर छोड़ के भाग नहीं, देखिए कितना बड़ा आलसी लोग है। आग लगा हुआ है, मान लीजिए पलानी का उस समय घर हुआ करता होगा, मतलब झाड़ी वाड़ी का घर हुआ करता था, तो झाड़ी में जब आग लगा है तो ये नहीं कि उसको निकल के भाग जाना चाहिए, लोग इतना बड़ा आलसी थे कि उसी में सोए रह गए ऐसे। ठीक है ना, तो उसी में पहला बोलता है कि अरे मुंह ढककर बोलता है अरे ये हल्ला कैसा है, दूसरा बोलता है लगता है इस घर में आग लग गया, तीसरा बोलता है कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगे वस्त्रों से मुझे हम लोगों को ढक दे या चटाई से भिंगा के मुझे कोई ढक दे। चौथे ने कहा अरे बकबक करने वालों कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। अब इसमें जो चौथा आलसी था वो और बड़ा आलसी था, वो चौथा आलसी बोल रहे करे कितना बकबकाते हो, अरे वाचल कितने बातें करते हो, चुपचाप रहो एकदम सो आराम से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये चौथा आलसी, यानी जो 4 सच में आलसी थे सब आलसी क्या हो गए, घर छोड़ के भाग गए, लेकिन जो 4 वास्तविक आलसी थे यानी जो 4 सच में आलसी थे वो वहीं पे सो के बातें कर रहे थे। अब ये ना संस्कृत में आता है, यहां पे बोल देगा, और यहां पे देखिए पहला जो एकेन यानी पहला एक जो है वो वस्त्र वृत्त मुखे यहां पे उक्तम यानी वस्त्र से मुंह ढककर हुआ बोलता है अहो कथमय कोलाहल, तो ये संस्कृत में बाबू ऑब्जेक्टिव देता है, तो ये संस्कृत में आपको याद रखना है। अहो कथमय कोलाहल यानी यह हल्ला चिल्ला कैसा है। ठीक है ना, इसका अर्थ क्या हुआ कि यह हल्ला चिल्ला कैसा हो रहा है। और यहां पे अहो कथमय कोलाहल ये किसने कहा,
पहला आलसीन है कि दूसरा आलसीन है कि तीसरा आलसीन है कि चौथा आलसीन है। तो यहाँ पे अहो कथमय कोलाहल, यानी ये हल्ला चिल्ला कैसा हो रहा है, तो ये कौन बोला था बाबू, तो ये पहला आलसी बोला था। दूसरा क्या बोलता है कि यहाँ पे तर्कते यदमिस्मान गृहे अग्नि लग्यो अस्ति, जो दूसरा है वो क्या बोलता है, लगता है इस घर में आग लग गया, तो इतना संस्कृत में देता है तर्कते यदिस्मान गृहे अग्नि लग्योस्ति, यानी यहां पे बोल रहा है कि लगता है इस घर में आग लग गया। किस पुरुष ने बोला, किस आलसी पुरुष ने बोला, तो ये द्वितीय आलसी पुरुष ने बोला, द्वितीय आलसी पुरुष ने बोला। आप लोग याद रखिएगा, तर्कते यदिस्मान गृहे अग्नि लग्योस्ति, यानी जो यहां पे लग रहा है कि इस घर में आग लग गया है, ये जो पंक्ति है किसने बोला, किस आलसी ने बोला, द्वितीय। तीसरा को अपि तथा धार्मिक नास्ति इदानी जला द्रोय सोभी, यहाँ पे कटेम वासमान प्रवृत्ति, यानी कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमें भीगे वस्त्र या चटाई से ढक दे, ये कौन बोला था, तृतीय। तो यहाँ पे आपको पूछ देता है को अपि तथा धार्मिक, ये जो वाक्य है किस आलसी ने बोला, तृतीय। चौथा अरे वाचला कति वाचनी, यानी अरे वाचल कितना बातें करते हो, ये किसने बोला, तो ये संस्कृत में देता है अय वाचला कति वाचिन, ये किसकी युक्ति है, तो ये चतुर्थ की है। तो ये सब आपको याद रखना है। नहीं, जब आलसाला में आग लग गया तो आग को देखकर जो धूर्त लोग थे, यानी जो बनावटी आलसी थे वो भाग गए, लेकिन जो सच में आलसी थे वो आलसाला में रह गए और आलसाला में रह के परस्पर बातें करते रहे। पहला बोला अथमय, यहाँ पे अहो कथमय कोलाहल, यानी ये हल्ला चिल्ला कैसा है। दूसरा बोलता है कि तर्के यदमिस्मान गृहे अग्नि लघोस्ति, यानी लगता है इस घर में आग लग गया है, दूसरा बोलता है। तीसरा बोलता है को अपि धार्मिक नास्ति, ये सब संस्कृत में पूछता है, को अपि तथा धार्मिक नास्तो अस्ति इदानी जलाद्रोय सोभी, यहाँ पे कटैम वासमान प्रवृत्ति, यानी कोई ऐसा दानी व्यक्ति नहीं है, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो भीगे वस्त्र या भीगे चटाई से हमें ढक दे, ये तीसरा कहता है। चौथा बोलता है अ वाचला कति वाचनी, यानी ये ए वाचल कितना बातचीत करते हो, बक 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 क्यों करते हो, चुपचाप क्यों नहीं सोते, ये कौन बोलता है, चौथा। तो ये सब आपको याद रखना होगा, बोर्ड एग्जाम में आता है। तब चारों की आपसी बात सुनकर उसके ऊपर फैली आग को देखकर नियोगी पुरुष की मृत्यु के भय से चारों आलसियों का बाल पकड़ के खींचते हुए बाहर निकाला गया। ठीक है ना। यहां पे अब क्या हुआ कि उसी में एक नियोगी पुरुष है, नियोगी यानी हो गया माया करने वाले, ठीक है ना, दूसरों का हित चाहने वाले। अब उसी में एक नियोगी पुरुष थे, देख रहे थे कि ये तो पलानी जल रहा है, जो कुश यानी झाड़ का खरपतवार का जो घर है, अब वो पूरा तरीके से आग लग गया होगा, अब इनके शरीर पे गिरेगा और ये चारों जल के मर जाएंगे। अब इनको मृत्यु का भय हुआ तो ये गए घर में और चारों आलसियों को क्या किए, बाल पकड़े यानी झोंटा ये पकड़े और खींचते हुए क्या किए, आलत साला से बाहर लेके आए। तो क्वेश्चन आता है यहां पे कि चारों आलसियों को घर से बाहर कौन निकाला, तो चारों आलसियों को बाबू बाहर कौन निकाला, तो चारों आलसियों को बाहर निकाले थे नियोगी पुरुष। आपको याद है चारों आलसियों को बाहर कौन निकाले थे, नियोगी पुरुष। ये बोर्ड एग्जाम में आता है कि चारों आलसियों को कौन बाहर निकाले थे, नियोगी पुरुष। आलसशाला से आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आलसशाला में आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया, तो बाल पकड़ के खींचते हुए बाहर निकाला गया। ठीक है। तब इस प्रकार देखकर नियोगी पुरुष के द्वारा कहा गया, तब देखकर नियोगी पुरुष क्या बोलते हैं, स्त्रियों का रक्षक पति होते हैं, बच्चों का रक्षक मां होती है, लेकिन आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष के अलावा इस संसार में कोई नहीं होता है। अब नियोगी पुरुष निकालते हैं उन आलसियों को बाहर आलसशाला से केस पकड़ के खींचते हुए। अब जो आलसी लोग हैं ना, उसको दयावान आदमी देख कर बोलते हैं कि जैसे स्त्रियों के पति रक्षक, जो स्त्रियों के पति है ना वो रक्षक होते हैं, स्त्रियों की रक्षा कौन करता है, ऐसे बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा कि स्त्रियों के रक्षा कौन करते हैं, तो स्त्रियों के रक्षा बाबू पति करते हैं। और बच्चों की रक्षा कौन करती है, बच्चों की सच्चा रक्षक कौन होती है, तो बच्चों की रक्षा कौन करती है, मां करती है। वही बोल रहे हैं कि जिस प्रकार स्त्रियों की रक्षक पति होते हैं, स्त्रियों की रक्षा करने वाले पति होते हैं, बच्चों की रक्षा करने वाली मां होती हैं, इसी प्रकार आलसियों की रक्षा करने वाला दयावान पुरुष होता है। दयावान यानी जैसे मिथिला के मंत्री बीरेश्वर दयावान है, इसी प्रकार के आदमी आलसियों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। इसके अलावा और कोई संसार में ऐसा आदमी नहीं है जो आलसियों की रक्षा करे। यह भी संस्कृत में आता है, पतिरेव गति। अब यहां पे डैश लिख देगा, पतिरेव गति कौन होती है, यानी पतिरेव गति यानी गति का मतलब रक्षक। पतिरेव गति यानी पति किसके रक्षक होते हैं, तो स्त्री का। ठीक है ना, स्त्रीण्याम यानी स्त्री का। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन संस्कृत में पूछता है पतिरेव गति यानी पतिरेव गति यानी पति के रक्षक कौन होते हैं, सो पति किसके रक्षक होते हैं, स्त्री के।
बलान जननी गति, यानी बालका का जननी गति, यानी जो बालक है ना इसकी गति कौन है, यानी इसके रक्षक कौन है, जननी। जननी का मतलब होता है बाबू जन्म देने वाली, जन्म देने वाली को क्या बोलते हैं, मां बोलते हैं, ये आप लोग याद रखिए। तो बलकान डैश गति, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, बलकान और खाली और गति, यानी बालक की गति, यानी रक्षक कौन होती है, तो जननी, जननी का मतलब मां, ठीक है ना। पतिरेव गति, यानी पति की गति को, पति किसके रक्षक होते, गति का मतलब रक्षक, पतिरेव गति यानी पति किसके रक्षक होते हैं, तो स्त्री यानी महिलाओं के, ठीक है। ये आपको याद नहीं, ऐसे हिंदी में कोई पूछ देता है कि स्त्रियों के रक्षक कौन होते हैं, पति यानी उसके हस्बैंड, बच्चों के रक्षक कौन होते हैं, उनके मां होती हैं, ठीक है ना। और आलसियों के रक्षक कौन होते हैं, तो आलसियों के रक्षक दयावान पुरुष होते हैं। और बाद में उन चारों आलसियों को पहले से भी अधिक वस्तुएं मंत्री के द्वारा दी जाने लगी। अब पता चल गया कि भाई सारा लोग तो ऐसे ही आलसी नहीं थे, धूर्त लोग थे, वो तो भाग गए। अब चार जो सच में आलसी थे उन चारों को अब क्या किया गया कि जो मंत्री बीरेश्वर हैं उनके द्वारा और पहले से ज्यादा सुख सुविधा दिया जाने लगा, यानी सिद्ध हो गया कि यही चार गो आलसी है, अब चारों को बहुत अच्छे तरीके से खातिरदारी होने लगा। तो ये हम आपको पूरा चैप्टर काफी अच्छी तरीके से पढ़ा दिया। ऑब्जेक्टिव जो सब्जेक्टिव है इसी में से आता है, और आप लोग अगर पार्ट अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं तो 100% इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बना पाइएगा। इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बहुत जल्दी होगा। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी बच्चे पढ़ सकें।